नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम एक विशेष मुद्दा लेकर के हमारे चैनल पर आपके सामने आए हैं और हमारा जो आज का जो विषय रहेगा वो ये है कि राजस्थान के एक नेता, एक राजस्थान के नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया था और उनका जो वो स्टेटमेंट है वो काफ़ी विवाद का विषय बना हुआ है। करणी सेना ने उस पर काफ़ी ऐतराज जताया है, तो आज हम उस बारे में चर्चा करेंगे। एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मुझे काफ़ी लोगों के जो फ़ोन हैं वो आए हैं कि सर आपका इस बारे में क्या कहना है, तो निष्पक्ष रूप से आज हम उस बारे में चर्चा करेंगे। क्या वाकई ही हनुमान बेनीवाल ने उसमें किसी जाति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी की है या एक ऐसा यूं ही कोई बवाल है वो मच रहा है, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे आज की इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप जान सकें कि असली जो विवाद का जो विषय है, वो विवाद का मुद्दा है वो क्या है और क्या वाजही जो स्टेटमेंट है वो गलत है या वाजे जो स्टेटमेंट है वो सही है और हनुमान बेनीवाल को गलत ठहराया जा रहा है। इस बारे में चर्चा करेंगे कि मैं लंबे समय तक हमारे चैनल से अनुपस्थित रहा हूँ, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा, तो क्या कारण रहे हैं उस बारे में भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मैं जो मेरी जो फिजिकली जो हेल्थ है उसको लेकर के स्ट्रगल कर रहा था और अभी मैं फिजिकली लगभग फिट हूँ, तो उस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो में तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिएगा आज की इस वीडियो को, ताकि सभी लोग जान सकें कि आखिर में हनुमान बेनीवाल ने क्या स्टेटमेंट दिया और क्या मुद्दा रहा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो राजपूत जो समाज है वो एक विशेष सम्मानित समाज रहा है सदियों से, और ऐसा माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने जो स्टेटमेंट दिया वो राजपूत समाज को लेकर के दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजपूत जो जाति है उसकी जो उत्पत्ति है वो ऐसा माना जाता है कि चंद्रबदाई का जो पृथ्वीराज रासो है उसके अनुसार अग्निकुंड से हुई है। पर जैसे भी हो, जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है, मेरा मानना ये है कि हमारे जो भारत के जो प्राचीन जो राजवंश थे, धीरे धीरे जो बड़े राजवंश, मगध जो साम्राज्य था, जो कन्नौज का जो साम्राज्य था, जैसे जैसे इनका पतन हुआ और छोटे राज्य भारत में पनपे, तभी से राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो हुई है। और राजपुत्र शब्द से धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के या तद्भव होकर के राजपूत शब्द बना। राजपूतों ने हमारे देश के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में, काफ़ी बलिदान भी दिए हैं। यहाँ तक कि हमारा जो राजस्थान में जो आज़ादी के बाद में जो प्रथम जो परमवीर चक्र है वो हमारे राजस्थान में झुंझुनू के पीरू सिंह शेखावत को जो प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और हमारे राजस्थान में जो दूसरा जो परमवीर चक्र है वो भारत चीन युद्ध के समय मेजर शैतान सिंह जो बाणासर के थे, जोधपुर के पास में उनका गांव था, उनको दिया गया था। तो निश्चित तौर से हमारे देश में एक ऐसी जाति रही है राजपूत जिसने काफ़ी संघर्ष किए हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं दूसरे समाजों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए। तो निश्चित तौर से एक सभी के लिए जो समाज है वो आदरणीय है। रही बात है, आज बात करते हैं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जो कहा उसके बारे में। हनुमान बेनीवाल एक अच्छे किसान नेता हैं, राजस्थान में उनकी अच्छी जो पहचान है, उनका एक नाम है, उनके काफ़ी बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर हैं और निश्चित तौर से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। और यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने कहा कि राजस्थान के जो कुछ ही जो राजा हैं उन्होंने जो लड़ाइयाँ हैं वो स्वाभिमान के लिए लड़ी हैं, जैसे कि महाराजा सूरजमल, महाराणा प्रताप जैसे कई राजा हुए, उन्होंने स्वाभिमान के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बाकी जो राजा, जो ज़्यादातर जो राजा थे, उन्होंने तो मुगलों की अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो उनका जो स्टेटमेंट था वो किसी भी जाति का उसमें नाम ही नहीं उन्होंने लिया था। तो निश्चित तौर से किसी जाति के खिलाफ हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि उनका स्टेटमेंट ये था, कई राजा है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते थे, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध है वो स्थापित कर लेते। तो निस्संदेह इतिहास में आपने भी पढ़ा है कि भारत के बहुत से राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनका जो मुख्य जो कारण था वो सत्ता जो सुख है वो भोगना था। जिन राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की
उन राजाओं को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, जो दिल्ली सल्तनत के साथ है वो हमेशा से ही रणथंभौर के जो शासक थे, जालौर के जो सोनगरा जो चौहान थे और जो मेवाड़ के जो सिसोदिया थे, उन्होंने कभी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो उनको सदियों तक दिल्ली सल्तनत के साथ है वो लोहा लेना पड़ा। और यहाँ तक कि काफ़ी बार है वो पूरा जो वंश है वो संघर्ष के अंदर समाप्त हो गया। ऐसी भी जो घटनाएं हैं वो हमें देखने को मिली। तो निश्चित तौर से हनुमान जी ने जो कहा है वो मेरा मानना ये है कि किसी समाज को लेकर के नहीं कहा है, क्योंकि न केवल राजपूत समाज ने ही मुगलों के साथ संबंध स्थापित किए थे, जबकि जो दूसरी जातियों के भी जो कई राजा थे। आपने पंजाब में काफ़ी रियासतें थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में भी वो पंजाब का काफ़ी क्षेत्र है, पेशावर भी रियासत थी, पाकिस्तान पंजाब में कई रियासतें थी, भारतीय पंजाब में भी कई रियासतें थी, हमारे मराठवाड़ा क्षेत्र में भी कई रियासतें थी और गुजरात में भी कई रियासतें थी। तो वहाँ के शासकों ने भी है वो मुगलों के साथ में इस प्रकार की संधियाँ और अधीनता स्वीकार करी थी। निसंदेह जिन राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी, उन्होंने अपने ही जो दूसरे जो राजा थे उनके विपक्ष में युद्ध लड़ा। जैसे कि आपने देखा हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध में जो आमेर के जो शासक थे मान सिंह, और वो मुगल सेना के सेनापति थे और अपने ही राजपूत समाज के भाइयों से लोहा ले रहे थे। और यही हुआ था कि उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि राजपूत किस प्रकार से लड़ते हैं, एक राजपूत से लड़ता है, तो वो अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध के अंदर है वो थोड़ा अपने को महसूस करना पड़ा कि भी जो निश्चित तौर से मेरे जो सामने मेरे ही समाज के लोग लड़ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा अपमानित भी होना पड़ा। और इसी प्रकार से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय भी उन्हें झेलनी पड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि जो राजपूत हैं वो उनका युद्ध कौशल कैसा है। और निश्चित तौर से जो मुगल है वो उस समय तक जो राजपूतों से अनभिज्ञ थे और वो नहीं जानते थे कि राजपूत किस प्रकार से लड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि जो अकबर ने राणा प्रताप को जो समझाने के लिए जो दूत भेजे थे, तो उनमें भी 4 शिष्टमंडल भेजे थे। तो ज़्यादातर जो शासक थे उनमें जलाल खां को छोड़ दें तो मान सिंह, टोडरमल और जो भारमल जो को भेजा गया था, तो वो राजपूतों को भेजा गया था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। भी समाज का आदमी है, वो समाज को अच्छी तरह से समझा सकता है। और शर्तें ये थी कि महाराणा है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले, और महाराणा है वो मुगल साम्राज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए मुगल सेना में शामिल हो जाए। और ये शर्तें हैं वो महाराणा प्रताप को स्वीकार नहीं थी। और इसी को लेकर के हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में किस प्रकार से आप पढ़िएगा, धरती का सूरज एक उपन्यास है जो विशेष तौर से महाराणा प्रताप के ऊपर लिखा गया है कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी जंगल के अंदर, यहाँ तक कि झाड़ियों के बेर खा करके खुद की और अपने बच्चों की जो भूख है वो शांत करनी पड़ी। और एक जगह तो इतिहास में हमने ये भी पढ़ा है कि महाराणा प्रताप की एक जो राजकुमारी जो थी वो जंगल में भूख से, ऐसी जो परिस्थितियाँ थी कि भूख से है वो तड़प तड़प के और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ऐसी जो विकट जो परिस्थितियाँ थी उनका महाराणा प्रताप से सामना हुआ। लेकिन महाराणा प्रताप आज हमारे लिए आदरणीय हैं, हमारे लिए सम्माननीय हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आज़ादी से, अपनी अस्मिता से समझौता नहीं किया। ऐसी बात करें हम मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के एक शासक थे मालदेव, सब लोग जानते हैं। गिरी समाइल का युद्ध शेरशाह सूरी से लड़ा और शेरशाह की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। शेरशाह के मुंह से जबरदस्त ये शब्द निकल पड़े थे कि यदि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए देखो कितनी बड़ी गलती कर बैठता, पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत में खो देता। और उसी मालदेव के जो पुत्र जो थे उनमें मालदेव ने अपने पुत्र चंद्रसेन राठौड़ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु जो दूसरा जो बेटा था उदय सिंह राठौड़ है वो मुगलों की सेवा में चला गया, मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। तो मुगलों ने क्या किया कि उदय सिंह राठौड़ को मारवाड़ का शासक घोषित कर दिया और चंद्रसेन राठौड़ जो थे उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई और मुगलों के साथ जीवन पर्यंत है वो अपना संघर्ष जारी रखा। मारवाड़ का प्रताप भी चंद्रसेन को कहा जाता है। तो निश्चित तौर से जो महाराणा थे, महाराजा थे, जिन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी वो हमारे लिए आदरणीय हैं। और जो हनुमान जी बेनीवाल ने जो कहा है वो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। उन्होंने इतिहास के आधार पर ये कहा है कि जो राजा जो
विदेशियों से लड़े, जो मुगलों से लड़े, जो दिल्ली सल्तनत से लड़े, चाहे वो हमीर देव हो, चाहे वो कानड़ देव सोनगरा चौहान हो, चाहे वो चंद्रसेन हो, चाहे राणा प्रताप हो, महाराणा सांगा हो, जयतर सिंह हो, महाराणा कुंभा हो, वो हमारे लिए आदरणीय हैं, हमारे लिए सम्माननीय हैं सभी समाज के लिए। लेकिन कुछ जो शासक जो थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके हमारे ही समाज के, हमारे ही राजाओं का खून बहाया, तो वो हमारे लिए थोड़े आदर के विषय नहीं है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि उनकी उस समय की परिस्थितियां क्या रही होगी हम उससे वाकिफ नहीं हैं, परंतु आज के संदर्भ में देखें तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि सत्ता सुख प्राप्ति के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐसे ही जो ज्ञानवर्धक जो वीडियो है वो हम आपको प्रेषित करते रहेंगे। लंबे समय से मैं अस्वस्थ चल रहा था, आपको पता है मैं सेकंड स्टेज किडनी ट्यूमर की जो प्रॉब्लम से जूझ रहा था, और इन दिस प्रॉब्लम आई हैव लॉस्ट माय लेफ्ट किडनी, और इन दिनों मैं काफ़ी ठीक हूँ। और जो मेरा जो ट्रीटमेंट है वो नारायणा हॉस्पिटल में हुआ था जयपुर में, और उसके बाद में अभी महात्मा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय जी यादव के पास में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और मैं एकदम वेल हूँ, एकदम नॉर्मल हूँ। तो आपसे अब निरंतर है वो आपसे रूबरू होने के प्रयास करेंगे, आपको ज्ञानवर्धक जो वीडियो है वो देने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे आज की इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, सभी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को इतिहास से संबंधित जानकारी हो, उनका ज्ञान बढ़े। और मैं इस वीडियो के माध्यम से विशेषता ये कहना चाहता हूँ कि अपने वोट बटोरने के लिए लोगों को मत लड़ाइए। आप जाट और राजपूत राजस्थान के ऐसे समाज हैं, दोनों ही एक जगह रहते हैं, दोनों ही भाईचारे में रहते हैं, घुल मिल करके रहते हैं। हनुमान बेनीवाल ने जो कहा है वो राजपूतों के लिए नहीं कहा है, क्योंकि उन्होंने किसी जाति विशेष का नाम ही नहीं लिया है, और राजपूत हैं वो पूरे राजस्थान में सम्माननीय हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान बेनीवाल भी जो वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो नागौर से सांसद हैं, तो वो भी 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलते हैं। किसी भी बिरादरी को टारगेट करके कभी चुनाव नहीं लड़े जा सकते, कामयाब नहीं हुआ जा सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं हमारे जो राजपूत जो लीडर्स जो हैं, हमारी जो करनी सेना है, उन सभी से भी कहना चाहूँगा कि समाज को इस बारे में आप सही से अवगत करवाइए। और जो हमारा जो जाट समुदाय है उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने देखे हैं कि वहाँ से भी कई स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी राजपूत समाज के साथ घुल मिल करके रहिए। और राजपूत समाज को भी कहना चाहूँगा कि आप इस प्रकार का कोई इशू नहीं बनाएं, ताकि हमारा जो राजपूत जाट जो भाईचारा है वो बिगड़े और किसी भी प्रकार की जो अराजकता है वो फैले। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। और यदि हमें प्राचीन इतिहास में जाएंगे, कभी बात करेंगे आपसे, तो राजपूत और जाट हैं उनका जो डीएनए में जाएंगे तो एक ही समाज है, दोनों ही मार्शल कौम हैं, दोनों ही हैं वो साहसी कौम हैं, दोनों ही स्वाभिमानी कौम हैं। तो निश्चित तौर से वो कोई अलग अलग नहीं है। बहुत सी जो गोत्र हैं वो जाट समाज में और राजपूत समाज में आपस में मिलती भी हैं, तो एक ही समाज है। ठीक है, समय के अनुसार, कर्म के अनुसार थोड़ा विभाजन हो गया होगा, तो ऐसा कोई भी भिन्नता नहीं है। मिलजुल करके रहिएगा। और आपसे निवेदन रहेगा कि हमारी आज की इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जन जन तक हमारा वीडियो पहुंचे। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।